इस वीडियो में हम कोरल रीफ से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोरल रीफ्स होते क्या हैं। अ कोरल रीफ आर सम ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड वैल्यूएबल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। रीफ्स आर फॉर्म्ड ऑफ कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट। सो कोरल रीफ जो है अर्थ का एक बहुत ही डाइवर्स और वैल्यूएबल इकोसिस्टम है। और कोरल रीफ जो है दो वर्ड से मिलके बना है, कोरल और रीफ। कोरल मतलब कोरल पॉलिप्स, वो एनिमल जो कोरल बनाता है। रीफ वो स्ट्रक्चर जो कोरल पॉलिप्स द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो रीफ है ये कैसे बनते हैं? ये रीफ जो है कोरल पॉलिप्स की कॉलोनीज के द्वारा बनते हैं, जो कि आपस में कैल्शियम कार्बोनेट से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। Genetically identical polyps live together in a colony. Colony is formed by the process of budding. अब जो जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉलोनीज में रहते हैं। और ये कॉलोनीज कैसे बनती है? ये बनती है बडिंग के प्रोसेस से। बडिंग जो है एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें एक बड पॉलिप्स की बॉडी पे आउटग्रो हो जाती है, और जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो उनकी बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाती है। ये सेम प्रोसेस हाइड्रा और यीस्ट में भी होता है। कोरल रीफ्स आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। द ग्रेट बैरियर रीफ सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस एंड इज द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ। कोरल रीफ जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े लिविंग स्ट्रक्चर है, और जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है वो एकमात्र लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि आउटर स्पेस से भी दिखाई देता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर भी है। कोरल रीफ्स आर अमंग द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। दे ऑक्यूपाई लेस देन 0.1% ऑफ द वर्ल्ड ओशन एरिया, येट provide a home for at least 25% of all marine species, thus often referred as rainforest of the sea. कोरल रीफ जो है वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक है। ये वर्ल्ड का जो ओशन का एरिया है उसमें से सिर्फ 0.1% एरिया में है। उसके बावजूद ये जितने भी मराइन स्पीसीज है उनमें से एटलीस्ट 25% को ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और इसी फैक्ट की वजह से इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जाता है। Although corals exist both in temperate and tropical waters, shallow water reefs form only in a zone extending from approximately 30 degree north to 30 degree south of the equator. अब कोरल्स जो है टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों वाटर्स में मिलते हैं, बट जो शैलो वाटर रीफ्स हैं वो सिर्फ जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच वाला एरिया है, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया है, इसी में मिलते हैं। और जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है जिसमें कि रेड सी, इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक ओशन, ये सब आता है, इस रीजन में वर्ल्ड के 91.1% कोरल रीफ मिलते हैं। Now as we already know that the coral जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, कोरल प्लस रीफ। कोरल का मतलब, कोरल वो एक इनवर्टिब्रेट मराइन एनिमल है जो कि निडेरिया फाइलम के एंथोजोआ क्लास से बिलोंग करता है। और रीफ उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि रॉक्स, कोरल और सैंड से बना होता है। ना कोरल जो है दो टाइप का होता है, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल को स्टोनी कोरल भी बोलते हैं, और ये जो है एक रिजिड स्केलेटन बनाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हार्ड कोरल्स ही प्राइमरी रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं, ये ही रीफ बनाते हैं। हार्ड कोरल्स दैट फॉर्म्स रीफ आर ऑल्सो कॉल्ड हर्माटिपिक कोरल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड कोरल। कॉलोनियल हार्ड कोरल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल पॉलिप से मिलके बने होते हैं, और ये आपस में जो है कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़े हुए होते हैं। नाउ सॉफ्ट कोरल, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ रिजिड कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं और ना ही ये रीफ बनाते हैं, ऑल्दो ये रीफ के इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और इनको ए हर्माटिपिक कोरल्स भी बोलते हैं।
Visually, soft coral colonies tends to resemble trees, bushes, fans and grasses. These are the example of soft corals. Now कोरल पॉलिप्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी कंडीशंस देख लेते हैं. कोरल पॉलिप्स जो हैं उनको सर्वाइव करने के लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच का मीन टेम्परेचर चाहिए होता है और ये मोस्टली जो है ट्रॉपिकल ओशंस और सी में मिलते हैं. जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोरल पॉलिप्स का मेजर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में ही है. कोरल्स जो हैं 77 मीटर से ज़्यादा गहराई के पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बिकॉज इतनी गहराई में उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं मिलती है जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. नाउ कोरल को सनलाइट क्यों चाहिए होती है? कोरल जो है अपने आप से फोटोसिंथेसिस नहीं करता है लेकिन वो एक एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है जिसको बोलते हैं ज़ूज़ैंथले. जो ज़ूज़ैंथली एल्गी है ये कोरल पॉलिप्स के टिश्यूज़ के अंदर रहती है और इसको ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड के रूप में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. कोरल्स को अपना 90% न्यूट्रिशन जो है इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से मिलता है और बदले में कोरल जो है ज़ूज़ैंथली को एक तो शेल्टर प्रोवाइड करता है प्लस उसको सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है फॉर फोटोसिंथेसिस. इसीलिए वो ज़्यादा डीप वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ सनलाइट. कोरल ऑल्सो absorb nutrients including inorganic nitrogen and phosphorus directly from the water. कोरल जो है वाटर से डायरेक्टली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी ऑब्जॉर्व करता है और जो कोरल्स जो है उनके टेंटिकल्स होते हैं और वो जो प्लैंक्टन्स होते हैं उसके पास से जो गुजर रहे होते हैं उनको भी कैच करता है. और जो ये नाइट्रोजन एब्जॉर्व कर रहा है ये ज़ूज़ैंथले को प्रोवाइड करता है जो कि ज़ूज़ैंथले के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है. और जो ये एल्गी है ज़ूज़ैंथले ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के अलावा इसको कलर भी प्रोवाइड करती है. जो हम कलरफुल कोरल्स देखते हैं ये जो कलर होता है ये बेसिकली एल्गी का कलर होता है जो कि वो उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्रोवाइड करती है. नाउ कोरल को ग्रो करने के लिए क्लियर वाटर चाहिए होता है, साफ पानी चाहिए होता है. इसीलिए जो ये ओशन की सीवर्ड साइड पे मिलते हैं जहाँ की वेव्स, टाइड्स और करंट्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं और क्लियर वाटर की सप्लाई कोरल्स को प्रोवाइड करती रहती हैं. नाउ सीवर्ड साइड क्या होती है? जो साइड लैंड से दूर हो और सी की तरफ हो उसको सीवर्ड साइड बोलते हैं. The direction or side away from the land and towards the open sea is known as seaward side. Like this is the seaward side and this is the landward side. Okay. Now waves, tides और currents जो हैं वो clear water तो supply कर ही रही हैं पॉलिप्स को, उसके साथ साथ जो है वो sufficient amount of food भी provide करती हैं कोरल्स को. इसीलिए जो है कोरल्स एक बंद एरिया में या लगून्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाता है. कोरल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई सैलिनिटी वाले वाटर में भी ग्रो नहीं कर सकते हैं. इनकी ग्रोथ के लिए जो आइडल सैलिनिटी रेंज है वो है 32 से 42 पार्ट पर 1000. अ लार्ज सबमर्ज प्लेटफॉर्म इज नेसेसरी फॉर कोरल पॉलिप्स ग्रोथ. अब कोरल को ग्रो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही. जब तक उस पर प्लेटफॉर्म नहीं होएगा वो ग्रो किस पे करेगा? ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टाइप ऑफ कोरल रीफ्स. फर्स्ट टाइप इज फ्रिंजिंग रीफ्स. कोरल रीफ्स डेवलप्स अलोंग द आइलैंड्स extending outward from the mainland are called fringing reefs. Sometime a shallow lagoon formed between shore and fringing reef, it is called boat channel. जो रीफ्स सीधे मेनलैंड से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं या फिर मेनलैंड के बहुत पास होते हैं और कभी कभी इनके बीच में एक बहुत ही शैलो लगून फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोट चैनल बोलते हैं. ओके, सो फ्रिंजिंग रीफ वो रीफ्स होते हैं जो कि या तो मेनलैंड से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं या फिर मेनलैंड के बहुत ही पास होते हैं.
नेक्स्ट इज बैरियर रीफ। नाउ बैरियर रीफ जो है वो कोस्ट के पैरेलल होता है और इसके और कोस्ट के बीच में जो है काफ़ी वाइड डिस्टेंस होता है और जो लगून भी इनके बीच में फॉर्म होता है वो भी काफ़ी गहरा होता है। और बैरियर रीफ के बीच में यूजुअली गैप्स होते हैं जो कि लगून और ओपन सी के बीच में कांटेक्ट अलाउ करते हैं। और कुछ गैप्स का साइज तो इतना बड़ा होता है कि उनके बीच में से शिपिंग भी पॉसिबल हो जाती है। The best known example of barrier reef is Great Barrier Reef situated parallel to the east coast of Australia. बैरियर रीफ का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट जो कि क्वींसलैंड प्रोविंस में आता है उसके पैरेलल सिचुएटेड है और इसके और कोस्ट के बीच में लगभग 7 to 100 माइल्स का एक लगून सिचुएटेड है। और ग्रेट बैरियर रीफ में बीच बीच में गैप्स हैं जो कि लगून और ओपन सी के बीच में कांटेक्ट मेंटेन करता है, प्लस उनके थ्रू शिपिंग भी पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट टाइप इज अटॉल। ये जो है बैरियर रीफ को काफ़ी कुछ रिजेंबल करते हैं बट ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और इनके बीच में कोई लैंड नहीं होती है, इनके बीच में लगून होता है। और इनका जो ये इनसाइड एज वाला एरिया है इस पे सेडिमेंट भी डिपॉजिट हो जाते हैं और इन पे कभी कभी पाम के पेड़ जैसे कि कोकोनट वो भी ग्रो कर जाते हैं। दे आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रिंजिंग रीफ्स अराउंड द वॉल्केनिक आइलैंड्स। यूजुअली जो है अटॉल की फॉर्मेशंस जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड के चारों तरफ फ्रिंजिंग रीफ की फॉर्मेशन से स्टार्ट होती है और ओवर द टाइम जो वो आइलैंड है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाता है और नीचे सबडक्ट भी होना स्टार्ट हो जाता है। अब आइलैंड तो नीचे सबडक्ट कर रहा है और रीफ जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और अल्टीमेटली जब वो आइलैंड पूरी तरह सबडक्ट हो जाता है तो हमको लास्ट में इस टाइप की कुछ फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है कि जिसमें बीच में लगून और सर्कुलर फॉर्म की रीफ जिसको हम अटॉल बोलते हैं वो मिलती है। लाइक इन दिस डायग्राम जो ये आइलैंड है इसके चारों तरफ सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बनना स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे सबडक्ट होने लगा और ये जो है बैरियर रीफ बन गया। अब जब कम्प्लीटली सबडक्ट हो गया तो ये जो है अटॉल बन गया और इसके बीच में जो है एक लगून की फॉर्मेशन हो गई। और कोरल रीफ की फॉर्मेशन का यही कॉन्सेप्ट जो है डार्विन की सबडक्शन थ्योरी में दिया गया है। डार्विन के अकॉर्डिंग कोरल पॉलिप सबसे पहले एक सुइटेबल प्लेटफॉर्म पर आइलैंड्स के चारों तरफ ग्रो करे और उन्होंने फ्रिंजिंग रीफ की फॉर्मेशन की। उसके बाद टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जो ये आइलैंड्स है ये ग्रेजुअली सबसाइड होना स्टार्ट हुए, नीचे सिंक करना स्टार्ट हुए। बट जो कोरल पॉलिप्स हैं ये जो है रिग्रेसली ग्रो कर रहे हैं तो इसकी वजह से बैरियर रीफ की फॉर्मेशन हुई विद अ लगून बिटवीन रीफ एंड कोस्ट। और सबडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहा और ये आइलैंड जो है वो कम्प्लीटली सबडक्ट हो गया और अटॉल की फॉर्मेशन हुई। दस अटॉल क्या इंडिकेट करता है कि उसकी जगह पे पहले एक आइलैंड था जो कि अब पूरी तरह सबमर्ज हो चुका है। नाउ अब देखते हैं कि कोरल रीफ इकोसिस्टम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ प्रोटेक्ट शोरलाइंस बाय अब्सॉर्बिंग वेव एनर्जी बाय 97%, helping to prevent loss of life and property damage. Coastlines protected by coral reefs are also more stable in terms of erosion than those without. Coral reefs जो हैं वो वेव एनर्जी को 97% तक अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब वो वेव एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो जो है कोस्ट लाइन को इरोजन से भी बचा रहे हैं। और कोरल रीफ जो है ओशन एरिया का 0.1% ऑक्यूपाई करते हैं सिर्फ और 25% एटलीस्ट 25% मरीन स्पीसीज को वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। प्लस कोरल रीफ जब इतनी सारी मराइन स्पीसीज को सपोर्ट कर रहा है तो वो जो है एक सुटेबल एरिया हो जाता है फिशिंग के लिए। तो 10 कोरल रीफ सपोर्ट कमर्शियल फिशिंग एज वेल एज वो जो है
जॉब और बिजनेस भी प्रोवाइड कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ टूरिज्म। लोग जो है कोरल रीफ्स को अंडर वाटर देखने के लिए काफ़ी अमाउंट में जाते हैं, तो उनके होने से उस एरिया में टूरिज्म भी काफ़ी बढ़ता है। हर साल कोरल रीफ्स में से लगभग 6 मिलियन टन की फिशिंग होती है। ये जो है फिशिंग के लिए प्लस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कोरल को क्या क्या थ्रेट हैं ये भी देख लेते हैं। कोरल माइनिंग एंड डिगिंग ऑफ कैनाल एंड एक्सेस इनटू आइलैंड्स एंड बे कैन डैमेज मराइन इकोसिस्टम इफ नॉट डन सस्टेनेबली। कोरल की माइनिंग भी होती है और जो है लैंड और बेज में एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए बीच बीच में कोरल्स के कैनाल भी बनाई जाती हैं, और अगर ये काम जो है सोच समझ के नहीं किए जाए तो ये मराइन इकोसिस्टम को काफ़ी डैमेज पहुंचा सकते हैं। कोरल्स को जो है लोकल थ्रेट्स भी हैं लाइक ब्लास्ट फिशिंग, ओवर फिशिंग, कोरल ओवर माइनिंग, मराइन पोल्यूशन। ब्लास्ट फिशिंग क्या होती है? इसमें जो है फिश पकड़ने के लिए एक ब्लास्ट किया जाता है पानी के अंदर, जिससे या तो फिश बेहोश हो जाती हैं या मर जाती हैं और पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाती हैं। अगर ब्लास्ट फिशिंग करी जाएंगी तो इससे कोरल को भी हार्म पहुंचेगा। केमिकल्स इन सनस्क्रीन में अवेकन लेटेंट वायरल इन्फेक्शन इन जूजेंथले एंड इम्पैक्ट रिप्रोडक्शन। अब जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी वजह से सी वाटर में सनस्क्रीन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और सनस्क्रीन में एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से जूजेंथले को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके रिप्रोडक्शन में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब जूजेंथले ही इन्फेक्टेड होएगी तो कोरल ऑब्वियसली इन्फेक्टेड होएगा, बिकॉज जूजेंथले और कोरल के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से भी कोरल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो है कोरल ब्लीचिंग होती है। कोरल ब्लीचिंग उस कंडीशन को बोलते हैं जब कोरल पॉलिप्स और जूजेंथली एल्गी के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, उस कंडीशन को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब जब उनके बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो एल्गी जो है ना ही कोरल्स को कलर प्रोवाइड कर सकती है ना ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती है, तो इस कंडीशन में कोरल सरवाइव नहीं कर सकता है। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ख़त्म क्यों होती है? जूजेंथले जो है वो फोटोसिंथेटिक है, और जब पानी का टेम्परेचर रेज होता है तो वो जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस करती हैं, जो कि कोरल्स के लिए काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। इसी वजह से कोरल जो है जूजेंथले को अपने से बाहर एक्सपेल कर देते हैं और कोरल ब्लीचिंग का फिनोमिना अकर होता है। सो द मेन कॉज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग इज ग्लोबल वार्मिंग। एडिशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर coral bleaching include pollution of seawater by various means such as oil spills, urban and industrial waste, etc., increased sedimentation in ocean, overfishing, etc. Now climate change की वजह से भी जो है frequent storms आते हैं और ओशनिक सर्कुलेशन के पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी कोरल रीफ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। एल नीनो के इवेंट से भी कोरल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, बिकॉज एल नीनो जब आता है तब ये सी वाटर्स का टेम्परेचर बढ़ाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से कोरल्स में ब्लीचिंग होती है। एंड वॉल्केनिक एंड ह्यूमन मेड एरोसोल पॉल्यूशन जो है ये भी सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाता है और लेड टू द कोरल ब्लीचिंग। ओशन एसिडिफिकेशन ये भी कोरल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण जो कोरल का कैल्सिफिकेशन है इसका रेट जो है काफ़ी कम हो जाता है ना। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? जो अर्थ के ओशन वाटर्स का जो पीएच लेवल कम हो रहा है उसको ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ये ओशन एसिडिफिकेशन का प्राइमरी कॉज है। बिकॉज जो ओशन वाटर्स है ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करता है और
ओशन का पीएच डिक्रीज़ करता है। और पीएच लेवल का डिक्रीज़ होना जो है मराइन लाइफ के लिए काफ़ी हार्मफुल है, जैसे कि ये कोरल्स में कैल्सिफिकेशन कम कर देता है, मराइन स्पीसीज़ में मेटाबॉलिक रेट कम कर देगा, उनका इम्यून रिस्पॉन्स कम कर देगा, उनके बेसिक फंक्शंस में जो है इफ़ेक्ट करेगा, जैसे कि रिप्रोडक्शन में इफ़ेक्ट करेगा। एल्गल एनक्रोचमेंट, एल्गी का बहुत ज़्यादा फैल जाना, अतिक्रमण एल्गी का, ये भी कोरल रीफ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ओवरफिशिंग एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट सप्लाई फ्रॉम ऑन शोर कैन एनेबल एल्गी टू आउटकम एंड किल द कोरल। एक तो ओवरफिशिंग, दूसरा जो लैंड से एक्सेस न्यूट्रिएंट सप्लाई ओशन वाटर में हो रही है उसकी वजह से एल्गी जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है और कोरल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अब ये जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है ये लैंड से सीवेज और केमिकल फर्टिलाइज़र के रन ऑफ के रूप में आता है, और ये जो रन ऑफ है ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैरी करता है, जिसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ होती है। और जब सरफेस पे एल्गी होएगी तो वो जो है कोरल की सनलाइट और ऑक्सीजन सप्लाई को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, जिसकी वजह से कोरल्स को भी नुकसान पहुंचेगा। Coral reefs have faced many other threats including disease, predation, invasion species, bioerosion by grazing fish, etc. Now corals को बचाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ये देख लेते हैं। पहले ग्लोबल लेवल पे देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI. International Coral Reef Initiative is an informal partnership among nations, international organizations and non-government organizations to help protect coral reef globally. ICRI जो है नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक इनिशिएटिव है कोरल रीफ्स को बचाने के लिए, जो कि 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके 8 फाउंडिंग मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाइका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके मेंबर कंट्रीज़ करंट डेट में 45 कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। इट इज़ द ओनली ग्लोबल एंटिटी सोली डिवोटेड टू कोरल रीफ्स। नेक्स्ट इज कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव जो है 6 कंट्रियों के बीच की एक पार्टनरशिप है। ये 6 कंट्रियां हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड्स एंड ताइमोर। और ये लोग जो हैं मराइन और कोस्टल रिसोर्स को बनाए रखने के लिए फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और मराइन बायोडाइवर्सिटी जैसे क्रूशियल इश्यूज पर मिलकर काम कर रहे हैं। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है और ये मई 2009 में इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल ओशन इनिशिएटिव। ये जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि 2010 में डेवलप हुआ है और ये कंट्रीज़ को उनके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो कि मराइन और कोस्टल एरिया से रिलेटेड है उनको पूरा करने के लिए सपोर्ट, एडवाइस और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये जो है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के अंडर 1995 में डेवलप हुआ है और इसकी जो मेन एक्टिविटी है वो है कोरल रीफ से रिलेटेड रीजनल और ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाना। नाउ इंडियन इनिशिएटिव देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स, कोरल्स को जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है, जो कि उन स्पीसीज़ की कैटेगरी है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं और जिनको बहुत ही रिग्रेस प्रोटेक्शन चाहिए होता है। कोरल रीफ्स को जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया है अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इस एरिया में जो है इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और रेगुलेटेड हैं। कोरल रीफ की प्रोटेक्शन के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991 भी बनाया गया है अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंडर भी कोरल रीफ्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है।
अब इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ मिलते हैं ये देख लेते हैं। इंडिया में कोरल रीफ्स मिलते हैं मेनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के ईस्ट कोस्ट में। ये जो रीजन है ये जो है चंद्रभागा कोस्ट, उड़ीसा का कोणार्क वाला जो रीजन है उसमें सी में कोरल रीफ्स मिलते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल रीफ मिलते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल रीफ मिलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये तो सारे के सारे आइलैंड्स कोरल रीफ से ही बने हैं। और इंडिया के वेस्ट कोस्ट में भी कोरल रीफ मिलते हैं। वेस्ट कोस्ट का जो ये रीजन है ये जो है गल्फ ऑफ खंबात वाला रीजन है। ये जो महाराष्ट्र में है ये अंग्रिया बैंक और विजयदुर्ग वाला एरिया है। और यहाँ कर्नाटक में एक आइलैंड है नेत्रानी आइलैंड, ये भी कोरल रीफ से बना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।